आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं राज्य वन सेवा परीक्षा के पेपर टू का भाग 1 रसायन विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए। सिलेबस के अनुसार यदि हम बात करें तो पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर उस टॉपिक में एंट्री करने से पहले हमें तो ये जानने की आवश्यकता होगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्यों होते हैं और हम इसे कैसे समझेंगे, इसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें परमाणु की संरचना को समझने की आवश्यकता है। हम सीधे उस परमाणु संरचना के ऊपर बात करेंगे जो अभी वर्तमान में जो एटॉमिक मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं और उसी परमाणु संरचना को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि परमाणु संरचना के इतिहास के बारे में जानने की अभी वर्तमान में आवश्यकता नहीं है इस सिलेबस के लिए। तो हम सीधे बात करते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया को समझना है तो पहला जो टॉपिक है जो हम बात करते हैं वो है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना जो है हम बोह्र के एटॉमिक मॉडल को फॉलो करते हैं। नील बोह्र ने एक सिद्धांत दिया और परमाणु की संरचना को उन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार बताया। उनके अनुसार क्या है, जैसे देखिए जब परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में वास्तव में क्या होते हैं, परमाणु के अंदर 3 और छोटे छोटे कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो वास्तव में संरचना का तात्पर्य यह है कि इस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की स्थिति किस तरीके से किसी कण में होती है और उस कण को हमने परमाणु को नाम दिया, तो ये उस कण के अंदर में किस रूप में विद्यमान होते हैं और किस तरीके से वो रहते हैं, इसे हमें समझना है। तो जब इस बात को हम समझने की बात कर रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो बोह्र ने बताया कि कोई भी परमाणु जो होती है वो गोलाकार रूप में होता है, स्फेरिकल फॉर्म पे होता है, जिसका जो बीच का जो हिस्सा होता है ये इस प्रकार से केंद्रक है। इस केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है और ये अपने आप में ठोस होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर इस तरीके से गोलाकार रूप में एक कक्षक के रूप में ऐसे ये रिवॉल्व करते रहता है, घूमते रहता है। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का मोशन चलते रहता है। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो बीच का जो केंद्रक है जिसमें हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रखा हुआ है, हमने नहीं रखा है एक्चुअली, ये मॉडल ही है उसका। तो बोह्र के अकॉर्डिंग केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है और इलेक्ट्रॉन जो है इस केंद्रक के चारों ओर 360 डिग्री में बहुत ही तेज गति से रिवॉल्व करते रहती है। इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की जो स्पीड है वो लगभग प्रकाश के गति के आसपास होती है, उसके समतुल्य होती है, उसके बराबर नहीं होती। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन इन कक्ष में ये जो ऑर्बिट हैं, ये जो रास्ते हैं वृत्ताकार मार्ग, इनमें ये मूवमेंट करते रहते हैं। अब ये बात आती है कि ये जो कक्ष है ये सभी कक्ष का अपना अलग अलग ऊर्जा का स्तर होता है और उस ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। तो जब ये पहला जो है ये हम लोगों का अर्थात प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पास का जो है ये एक ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर है, ये तीसरा ऊर्जा स्तर है, इस तरीके से। तो जिस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होती है वो पहले स्तर पर आया, फिर उसके बाद जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ते जाते हैं वो इस प्रकार से वो स्तर को क्या करते हैं, गेन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो इन कक्ष में भरने का जो प्रक्रम है वो प्रक्रम किसके आधार पर रहता है, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग होता है। तो प्रत्येक कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसकी भी बात आई। अब भाई जितने प्रोटॉन होंगे जितने न्यूट्रॉन होंगे वो तो इस नाभिक में होंगे, इस केंद्रक में होंगे, तो कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उस चीज की अवधारणा के बारे में तो किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको तय कर दिया गया। मगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, जितने प्रोटॉन की संख्या है, और वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्ष में किस रूप में इसमें वो ऑक्यूपाई करते हैं, किस रूप में वो इस जगह को क्या है ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उस चीज की बात है। तो ये ऊर्जा स्तर के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है और प्रत्येक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है उसको इस सूत्र से दिया गया 2n², जहां n जो है कक्ष क्रमांक को परिभाषित करती है।
जैसे पहला कक्ष है तो n का वैल्यू इसके लिए 1 होगा, ये दूसरा कक्ष है तो n का वैल्यू यहाँ 2 होगा, ये तीसरा कक्ष है तो n का वैल्यू यहाँ 3 होगा। वास्तव में ये जो बेसिक हम पढ़ रहे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण को समझने के लिए है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। तो ये 2n² जो है ये किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताने का काम करता है जहां n कक्ष के क्रमांक को बता रहा है, और उस कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इस सूत्र से दी जा सकती है। तो ये 2n² अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताने का कार्य करता है। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं n = 1 अर्थात कक्ष क्रमांक 1 की बात करते हैं। कक्ष क्रमांक 1 का नाम है, इंग्लिश अल्फाबेट हम k से इसको निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2 × 1²। आंसर कितना आया अपना? 2। यदि हम n = 2 की बात करते हैं, ये पहली स्थिति थी, ये दूसरी स्थिति है। जब कक्ष क्रमांक 2 की बात करते हैं, कक्ष क्रमांक 2 का जो नाम है वो होता है L, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2 × 2 का वर्ग अर्थात 2 2 4, दूनी कितना हो गया? 8। तो पहले कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2, दूसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो तीसरे कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 18। चौथे कक्ष की बात करेंगे तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 32। यह इस तरीके से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रत्येक कक्ष के लिए निर्धारित है, अर्थात उस कक्ष में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, नहीं रह सकते हैं। हालांकि अब वो क्यों नहीं रह सकते, वो क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत के अनुसार वो डिसाइड किए गए हैं, ऊर्जा का स्तर उसको डिसाइड करता है, मगर उतने डेप्थ में हमें अभी इस सिलेबस के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें मूल रूप से समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और क्यों होते हैं। इसके लिए तो हमने अभी देखा कि परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। परमाणु गोलाकार रूप में होता है, जिसका केंद्रक ठोस रूप में होता है, और उस केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति होती है। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, उदासीन अवस्था में उतने ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है, मगर परमाणु में प्रोटॉन तो नाभिक में रहते हैं, ऑक्यूपाई कर लिए, बट विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी उसको डिसाइड करने के लिए यह सूत्र है, और यह इस तरीके से हमने उसे क्या किया, रिप्रेजेंट किया है। प्रत्येक परमाणु, जब हम स्थायित्व की बात करते हैं, स्थायित्व का तात्पर्य है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यदि हम फिजिक्स के सिद्धांत में जाएं, क्योंकि स्टेबिलिटी पूरी दुनिया में एक ही सिद्धांत को फॉलो करते हैं, मिनिमम एनर्जी लेवल। जब कभी भी किसी भी वस्तु में ऊर्जा का स्तर न्यूनतम होगा तब वह अत्यधिक स्थायी अवस्था में होगा। यही सिद्धांत परमाणु के लिए भी कार्य करता है कि कोई परमाणु स्थायी अवस्था में कब होगा, जब वो मिनिमम एनर्जी पर हो। मिनिमम एनर्जी लेवल में कब होगा कोई परमाणु, जब उसके बाह्य कोशों में उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए जो कि इसको स्टेबलाइज कर सके, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए एक सिद्धांत आया, वो सिद्धांत था बोर-बरी मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। इनका कहना था कि कोई भी परमाणु स्थायित्व कब ग्रहण करता है, जब पहले कक्ष के कक्ष के लिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो और बाकी L, M, N ये जितने भी कक्ष हैं, इन कक्ष के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए। ऐसे देखेंगे तो L वाले कक्ष में ये K कक्ष है, ये L है, ये M है, ये N कक्ष हुआ। L कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, M पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, N पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 है। मगर स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इसमें भी कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, N कक्ष में भी कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब ये सभी कक्ष भी क्या रहेंगे, अपने स्थायी अवस्था में रहेंगे। स्थायी अवस्था अर्थात न्यूनतम ऊर्जा स्तर पर, और ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो पुनः मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला, अभिक्रिया। तो इसी शब्द को समझने के लिए हम इस थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने देखा कि कोई भी परमाणु स्थायी होने के लिए
उसके पहले कक्ष में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी अन्य कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए, तब वो परमाणु स्थायी अवस्था में है। मगर क्या यह संभव है कि सभी परमाणु के बाह्य कक्ष में पहले कक्ष को छोड़कर बाकी अन्य जो कक्ष हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो? जरूरी नहीं है। विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं हम, या जिस माध्यम से हम उसे दर्शाते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम बात करें अलग अलग परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं का, तो उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि देखिए, यदि हमने परमाणु क्रमांक 1 की बात की, ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक वास्तव में होता है प्रोटॉन की संख्या, और उदासीन अवस्था में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी हम परमाणु क्रमांक का दर्जा देते हैं, मगर कब? जब परमाणु उदासीन अवस्था में हो, जब वो न्यूट्रल कंडीशन में हो। अब यह भी बात आएगी दिमाग में कि परमाणु उदासीन कब होता है, और यदि उदासीन नहीं है इसका मतलब है कि वो आयनित अवस्था में भी होगी। तो वो चार्ज वाले फॉर्म पर कब रहेगा? तो उसे हम आयन का निर्माण कैसे होता है, आयन कितने प्रकार के होते हैं, इनके इस टॉपिक में हम उसे चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि यदि परमाणु क्रमांक किसी का 1 है, अर्थात उसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। 1 है इसका मतलब वो पहले कक्ष में K सेल है, L है, M है। K की अधिकतम क्षमता 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्यूपाई कर लिया। यदि हमने परमाणु क्रमांक 2 लिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 हुई, और यहां पर मैं जो भी बात कर रहा हूं ये अभी उदासीन परमाणु के लिए चर्चा चल रही है। तो 2 परमाणु क्रमांक है, अर्थात उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो K कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इस सेल को फिलअप कर लिए। जैसे हम 3 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, या परमाणु क्रमांक 3 की, तो इस 3 इलेक्ट्रॉन में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन K कक्ष में भर सकते हैं, बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन L कक्ष में चला गया। इसी प्रकार से कोई और परमाणु क्रमांक ले लेते हैं, जैसे परमाणु क्रमांक 7 हमने ले लिया, तो 7 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो K कक्ष को ऑक्यूपाई करेगा, और बच गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये L कक्ष में ऑक्यूपाई हो गए। अब हम देख रहे हैं विभिन्न परमाणु क्रमांक के लिए K कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या फिलअप हो जा रही है, अर्थात K कक्ष स्टेबल हो गया, स्थायित्व ग्रहण कर लिया। मगर L कक्ष की बात करें, एक बार 1 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु क्रमांक 7 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात L कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग परमाणु के हिसाब से इनकी संख्या बढ़ते जाएगी। जैसे ये 7 परमाणु क्रमांक था, यदि मैं 8 परमाणु क्रमांक की बात करूं तो हम इसको 2 और 6 के रूप में लिखेंगे। 9 परमाणु क्रमांक की बात करूं तो हम इसे 2 और 7 के रूप में लिखेंगे। 10 परमाणु क्रमांक की बात करूं तो हम इसे 2 और 8 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए, यदि परमाणु क्रमांक 10 की बात करते हो तो K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप है, अर्थात K कक्ष स्टेबल हो गया। L कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अर्थात L वाला कक्ष भी या L ऑर्बिट भी जो है ये हमारा स्टेबल हो गया। जब दोनों कक्ष स्टेबल हैं, इस स्थिति में, अच्छा इस बात को भी ध्यान रखना है, बाह्य कक्ष तभी स्टेबल होगा जब उसके आंतरिक कक्ष स्टेबल होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बाह्य कक्ष स्टेबल है और आंतरिक कक्ष स्टेबल नहीं है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमने ये देखा कि L कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या विभिन्न रूप से बदलाव करती है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए 8 तक जाती है। तो 1 से लेकर 7 तक के जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसमें यह कक्ष अभी स्थायित्व ग्रहण नहीं किया है। जैसे ही 8 हुआ, ये स्थायित्व ग्रहण कर लिया। मान लेते हैं हम कोई और परमाणु क्रमांक लेते हैं। 10 के अलावा यदि आप परमाणु क्रमांक हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने 12 परमाणु क्रमांक लिया, मान लेते हैं हमने 15 परमाणु क्रमांक लिया। जैसे हम 12 की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन L में हुआ, 8 और 2 10 हो गए। M सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 2। 15 की बात करते हैं तो 2 यहाँ आ गया, 8 इसमें आया और 5 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। हम अलग अलग परमाणु क्रमांक लेकर इस चीज को देखते जा रहे हैं कि विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किस तरीके से शिफ्ट कर रहे हैं, किस तरीके से उसको ऑक्यूपाई करा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान देंगे कि
प्रत्येक कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो इस प्रकार से है 2, 8, 18, 32 के रूप में चलता है। इसी रूप में इलेक्ट्रॉन को जो बांटने का जो क्रम होता है या जो सिद्धांत होता है या जिस प्रक्रिया से हम इसे करते हैं या ये लिखने का जो तरीका है, इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न कक्ष में आवंटित करने का तरीका, इसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। यह सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मगर जब हम सब सेल के रूप में या क्वांटम नंबर के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम उसे एसपीडीएफ जो सब सेल होते हैं उसके रूप में भी लिखते हैं। आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एसपीडीएफ में हम या उस रूप में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, मगर अभी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम यही हमारे लिए सक्षम है ये सिद्धांत जो हमें समझा सकता है। अब हम ये देख रहे हैं, चाहे एल कक्ष की बात करें, एल कक्ष में भी एक ही बार तो स्थिति ऐसी आएगी ना कि 8 इलेक्ट्रॉन हो बाह्य कक्ष में, बाकी स्थिति में तो 1 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन तक भरे हुए रहेंगे। इसी प्रकार से एम कक्ष की बात करते हैं तो एम कक्ष में भी कोई एक कंडीशन आएगा, जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो स्थायित्व तो है, बाकी 1 से लेकर 7 तक के जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भी वेरी करते रहेंगे। तो तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से बढ़ते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बढ़ते हुए जाती है। स्थायित्व यदि वो ग्रहण कर लेता है तो 8 के बाद दूसरे कक्ष में शिफ्ट हो जाता है। यदि 18 तक जाएगा तो शिफ्ट नहीं होगा, 18 तक पहले इसको कंप्लीट करेगा, फिर वो 32 वाले कक्ष में शिफ्ट होगा। तो उन परमाणुओं का क्या होगा जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर 1 से लेकर 7 के बीच में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कर रहे थे कि स्थायित्व कैसे ग्रहण करेगा, तो स्थायित्व ग्रहण करने के लिए उनके अंतिम कक्ष में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब उन परमाणुओं की हम बात करते हैं जिनके अंतिम कक्ष में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो तो स्थायी नहीं रहेंगे, मगर वो स्थायित्व कैसे ग्रहण करेंगे। तो स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अब हमें 2 बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन और दूसरा है संयोजकता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता को लेकर, और ये अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। पहला टॉपिक है संयोजी इलेक्ट्रॉन और दूसरा है संयोजकता। एक छोटे से उदाहरण से हम इसको समझते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन का सामान्य अर्थ है बाह्य कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या। सीधी सी बात है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आवश्यकता होगी। तो कोई भी परमाणु है, उसके परमाणु क्रमांक को जानकर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे देखिए, यदि मैंने बहुत सारे परमाणु क्रमांक यहाँ लिखे, परमाणु क्रमांक मैंने यहाँ पर लिखा 11, परमाणु क्रमांक है 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, इस तरीके से एक मैंने सीरीज ले लिया परमाणु का। इसके जब विन्यास की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को नोट डाउन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को नोट डाउन हम कैसे कर रहे हैं, जैसे 11 है तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 10, 10 और 1, 11। ये जो 3 कक्ष लिखा हूं इसका मतलब ये K कक्ष है, ये L है और ये M है, इस तरीके से। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 12 के लिए, 13 के लिए, 14 के लिए और पूरा 18 तक के लिए हम लिखते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 282, यहाँ के लिए हो गया 283, ये है 284, 285, 286, 287 और 288, इस तरीके से। देखिए, प्रत्येक परमाणु क्रमांक के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। ये वो परमाणु क्रमांक हैं या ये ऐसे परमाणु हैं जिस परमाणु में 3 कक्ष होते हैं, K, L और M।
सभी में देखिए KLM इस तरीके से है। तो सभी परमाणुओं में हम देख रहे हैं K और L कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत है 2 8 2 8 2 8, पूरे लास्ट तक है, लास्ट में भी 2 और 8 है। मगर केवल बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। परमाणु क्रमांक 11 है तो बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 12 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 13 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यदि परमाणु क्रमांक 18 है तो बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जिसका है वो स्थायी है, स्थायित्व है इसके पास। ये किसी भी प्रकार से ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन लेगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा हमने देखा, बाह्य कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो इसके बाह्य कोश अर्थात एल कोश की हम बात कर रहे हैं, जैसे KLM एम कोश की हम बात कर रहे हैं, बाह्य कोश यहां M है। तो सभी में एम कोश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बताएगा किस चीज को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को। हमने यहां पर लिया संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, इसके लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यहां 2, यहां 3, 4, 5, 6, 7 और इस जगह पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8। तो हमने इसके द्वारा इस चीज को समझा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बाद हम संयोजकता के ऊपर बात करते हैं। तो संयोजकता क्या है, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन हम वहां से बाहर निकालें या कितना इलेक्ट्रॉन बाहर से लेकर उसमें जोड़ दें, अर्थात किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की लेने या देने की क्षमता, जिससे कि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाए। जैसे देखिए, जिस परमाणु के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसके बाह्य कोश में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसको 8 बनाने के लिए 2 एक्टिविटी कर सकते हैं। या तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम दे दिए किसी को, जैसे उदाहरण हमने लिया 281, या तो हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें या तो 7 इलेक्ट्रॉन हम कहीं से ले लें। 2 स्थिति है, 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए एक ऊर्जा की खपत होगी हमें, आयोनाइजेशन एनर्जी जिसे कहते हैं, या 7 इलेक्ट्रॉन उसमें ला रहे हैं वो भी उसी ऊर्जा का एक रूप है। तो ऊर्जा की जो खपत है 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में या 1 इलेक्ट्रॉन देने में, दोनों की मात्रा लगभग बराबर होती है। तो यहां तो दोनों की मात्रा में अंतर है, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन इसको देने में लगेगी। तो स्थायित्व तो न्यूनतम ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो न्यूनतम ऊर्जा किसमें लग रहा है, हमें 1 इलेक्ट्रॉन को देने में या 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने में न्यूनतम ऊर्जा लग रही है। इसलिए जिसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा आसान होता है, किसके कंपैरिजन में, 7 इलेक्ट्रॉन लेने के कंपैरिजन में। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इसी प्रकार से जिसका परमाणु क्रमांक 12 है उसके बाह्य कोश में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस 2 को 8 बनाने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा कहीं से, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसे किसी को डोनेट कर दें। ये 2 प्रकार की स्थिति हो सकती है। अब फिर हमें यह देखना है 2 इलेक्ट्रॉन देने में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है और 6 इलेक्ट्रॉन को लेने में कितनी ऊर्जा खपत हो रही है। तो न्यूनतम ऊर्जा के सिद्धांत को फिर से हम यहां फॉलो करते हैं, और वो है 2 इलेक्ट्रॉन को देने में न्यूनतम ऊर्जा जा रही है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को देना आसान होगा किसके कंपैरिजन में, 6 इलेक्ट्रॉन लेने के। इसी प्रकार से हम यदि आगे बढ़ते जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब जिसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको 8 कंप्लीट करने के लिए या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते, इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, या तो 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से ये ले ले। 2 स्थिति हो सकती है। तो पुनः 3 इलेक्ट्रॉन देना ये मिनिमम एनर्जी का केस रहेगा और स्थायित्व ग्रहण करेगा। जैसे इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन बाह्य कोश पहले n था, अब बाह्य कोश हो गया l। तो बाह्य कोश जो है वो चेंज हो सकता है KLMN इस रूप में, मगर हमें यह देखना है कि जो अंतिम कक्ष है, जो बाह्य कक्ष है, जो बाह्य कोश है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कंप्लीट होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए जिससे कि स्थायित्व हो सके। जब परमाणु क्रमांक 14 की बात करते हैं या हर उस परमाणु की बात करते हैं जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी है,
तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों बराबर का केस है, 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये दोनों चीजें कर सकते हैं, अर्थात ये 4 दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन देना और 4 इलेक्ट्रॉन लेना, ये दोनों इस परमाणु के लिए बराबर होगा। जब परमाणु संख्या 15 की बात करते हैं, अब इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसकी स्थिति यह होगी कि या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति आसान है, उसमें न्यूनतम ऊर्जा लगेगी, इसलिए ये अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे। देखिए 5 और 3 को जोड़ दिए तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार जिसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इसको 8 बना देगा, 6 और 2 8। जिसके पास 7 है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने बाह्य कोश के लिए अष्टता सिद्धांत की पूर्ति करेगा। मगर जिसके बाह्य कोश में 8 है तो ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए यहाँ इसका मान हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब देखिए ये जो वैल्यू हमने लिखा है 1 2 3 4 फिर 3 2 1 और 0, इसे ही संयोजकता कहा जाता है, संयोजकता। तो अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन की परिभाषा तो है कि बाह्य कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है, मगर संयोजकता का तात्पर्य है कि कोई परमाणु अपने बाह्य कोश में अष्टता को कंप्लीट करने के लिए, अर्थात अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, अर्थात दे सकता है किसी को, या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, अर्थात ले सकता है, ताकि उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो सके। तो इलेक्ट्रॉन देने की या इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता होती है वही संयोजकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन जब देता है ये पॉजिटिव वैलेंसी है, अर्थात धनात्मक संयोजकता है, और इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो हम इसको ऋणात्मक संयोजकता कहते हैं। मगर इसका भी एक कारण है कि क्यों हम वैलेंसी को 2 रूपों में विभाजित किए, कि क्यों हमने उसे पॉजिटिव वैलेंसी और निगेटिव वैलेंसी के रूप में डिसाइड किया है। जब आयन का फॉर्मेशन की बात करेंगे तब हम इन चीजों को देख लेंगे। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ये बहुत छोटी सी चीज है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 8 तक हो सकती है अधिकतम किसी भी परमाणु के लिए, मगर संयोजकता का वैल्यू अधिकतम 4 हो सकता है। 1 से बढ़ते बढ़ते 4 तक जाएगा और 4 से घटते घटते फिर 0 तक आएगा। तो संयोजकता का उच्च मान होता है 4, मगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का उच्च मान होता है 8। इस बात को हमें ध्यान रखना आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि छात्र इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता को, ये दोनों एक नहीं होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है जब परमाणु क्रमांक या जब बाह्य कोश में 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता भी 1 2 3 और 4 होती है। मगर जैसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 होती है तो संयोजकता घटते हुए जाती है 3 2 1 और 0। देखिए 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 8 और 0 8, इस तरीके से ये अष्टता को कंप्लीट कर रहा है। मगर इनका क्या संबंध है रासायनिक अभिक्रिया से, अब हमें इस बात को समझना है। तो उसको समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेता हूं मैं कि परमाणु क्रमांक 11 वाले स्थिति को ले लिया एक तत्व, और परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व की बात की। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए सर्वप्रथम और सबसे आसान रूप में इन्हीं दो को ही लिया जाता है। तो यदि हमें उसको समझना है अभिक्रिया को, कि अभिक्रिया क्यों हो रहे हैं, परमाणु क्रमांक 11, इसमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका 2 8 1। जब 11 है परमाणु क्रमांक तो इसका तात्पर्य यह है कि इस परमाणु के पास 11 प्रोटॉन है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। 11 प्रोटॉन का मतलब है इसके पास 11 पॉजिटिव चार्ज है और 11 इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसके पास 11 निगेटिव चार्ज मौजूद है। जब हम 17 की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 17, तो परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होगा। परमाणु क्रमांक 17 है, इसका अर्थ है कि इनके पास 17 प्रोटॉन है, अर्थात इसके पास 17 पॉजिटिव चार्ज है और 17 इसके पास निगेटिव है। ये दोनों हम उदासीन अवस्था की बात कर रहे हैं तो 17 निगेटिव चार्ज है। अब इस चीज को हम देखते हैं, परमाणु क्रमांक 11 का जो तत्व है, परमाणु क्रमांक 11 का तत्व है सोडियम और परमाणु क्रमांक 17 का जो तत्व है वो है क्लोरीन।
हमें परमाणु क्रमांक को भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम पीरियोडिक टेबल में परमाणु क्रमांक 40 तक 10वीं कक्षा के स्टैंडर्ड में याद होना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल के ऊपर जब बात करेंगे तो उसमें भी इससे संबंधित बहुत ही डेप्थ लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये सोडियम है और यहाँ हमारे पास क्लोरीन है। अब हम ध्यान दे रहे हैं इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी हैं। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है आपके पास 1 और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन है 7। इसे अपने अष्टता को कंप्लीट करने के लिए 1 है, 7 ले तो नहीं सकता, 1 दे जरूर सकता है, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और ये जो जिसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है उसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यही जो 1 इलेक्ट्रॉन है इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसके देने के बाद यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 और 8, और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2, 8 और 8। देखिए 1 दे दिया तो ये कक्ष खाली हो गया, तो इस कक्ष में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां पहले 7 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 8। तो ये कितने हो गया, 2, 8 और 8। इन दोनों के मध्य क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, अर्थात एक ने इलेक्ट्रॉन प्रदान किया और एक ने उसको एक्सेप्ट किया। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्यों इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, अपने अष्टता को कंप्लीट करने के लिए, टू कंप्लीट द ऑक्टेट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने के कारण क्या होगा, यदि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसका मतलब है कि अब इसके पास डोनेट करने के बाद यहां केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। डोनेट करने के पश्चात 10 इलेक्ट्रॉन बचा, या हम इस स्थिति में ले लेते हैं अभी भी अभी इसमें 11 प्रोटॉन हैं मगर इलेक्ट्रॉन केवल कितने हो गए, 10 हो गए, अर्थात 11 इसमें धन आयन है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें 10 क्या हो गए, माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज। इसकी हम बात करते हैं। अब इन दोनों का यदि देखो, यहां यदि आप बात करेंगे तो 11 धनात्मक 11 ऋणात्मक एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए, तो ये उदासीन अवस्था में था, मगर 1 इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात यहाँ 11 धनात्मक है और 10 ऋणात्मक है, ये दोनों कैंसल आउट होंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ शेष बच रहा है। तो इसी कारण क्या होता है, जब कोई परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसके ऊपर एक धनात्मक आयन चढ़ जाता है। ये 1 पॉजिटिव जो चढ़ा है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की एक अधिकता को निरूपित कर रहा है। इसी प्रकार जब क्लोरीन की बात करते हैं, ये 288 हो गया, प्रोटॉन की संख्या तो अभी भी 17 है, इसके लिए 17 प्रोटॉन है, अर्थात 17 पॉजिटिव चार्ज है, मगर इलेक्ट्रॉन 8, 8, 16 और 2 18 हो गए, 18 अब इस जगह पर इलेक्ट्रॉन हो गए, अर्थात 18 ऋण आवेश है। यहां भी देखेंगे शुरुआती अवस्था में 17 धनात्मक और 17 ऋणात्मक एक दूसरे को कैंसिल आउट किए, तो ये उदासीन अवस्था में है, कोई भी आवेश नहीं है, मगर 17 धनात्मक और 18 ऋणात्मक एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ एक ऋण आवेश निरूपित हो जाएगा, चढ़ जाएगा। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एक ऋणात्मक या एक ऋण आवेश हो गया, या हम ये कह सकते हैं प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप जो सोडियम और क्लोरीन बिना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के पहले उदासीन अवस्था में थे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप एक में धनात्मक और एक में ऋणात्मक, अर्थात ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये निगेटिव चार्ज हुआ। जब हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक की बात करते हैं, स्थिर विद्युत, तो 2 विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करके वो एक दूसरे के साथ स्टिक होकर रह जाते हैं। एक दूसरे के साथ इसी स्टिकनेस को, या एक दूसरे के साथ जो वो चिपक जाते हैं, या एक दूसरे के साथ कहें हम बंधन में बंध जा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे को आकृष्ट हुए और ये NaCl नाम से एक नया पदार्थ बना लिया। पहले देखिए, सोडियम एक अलग पदार्थ था, क्लोरीन एक अलग पदार्थ था, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड एक नया पदार्थ बना। अब इस पूरे घटनाक्रम, यहां जो भी चीज घट रहा है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ का आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थ बनाने की जो क्रिया होती है, यही क्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है कि विभिन्न पदार्थ अपने
ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अष्टता को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, और ऐसी स्थिति जहां वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं कर सकते, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अर्थात सहसंयोजी बंध बनाकर भी अपने अष्टता को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनते हैं, या एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है। यह रासायनिक अभिक्रिया है, और कारण की हमने बात किया तो अष्टता को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। तो ये दोनों बातों को अपने को समझना आवश्यक था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ का मिलकर तीसरा नया पदार्थ बनाना। क्यों होते हैं? अष्टता को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से विभिन्न प्रकार के आवेश बनते हैं, और ये आवेश एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये तो था रासायनिक अभिक्रिया का बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और थोड़ा सा परमाणु संरचना के ऊपर डिस्कस किया था। अगले क्लास में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आइसोटोप, आइसोबार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर कहीं जाकर हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और इनसे संबंधित बातों पर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।